सौ बात की एक बात यह है कि जो ये कुछ दिन पहले गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने आत्महत्या की, उस खबर में एक बात जिसने लोगों को चौंकाया वो ये थी कि बताया गया कि बच्चियां कोरिया के कल्चर से इतनी प्रभावित हो चुकी थीं कि खुद को भारतीय ही नहीं मान रही थी। अपने कोरिया के लोगों जैसे नाम रख लिए थे, कोरिया की गेम खेलती थी वगैरह वगैरह। मतलब जैसे वशीकरण सा हो जाता है वैसी कुछ कहानी बताई गई। ये तीनों छोटी छोटी लड़कियां थी, 12, 14 और 16 साल की। उनकी डायरी से पता चला कि वो कोरिया की संस्कृति से बहुत प्रभावित थी। लोगों को शौक तो लगा, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पब्लिक अपने आसपास कोरिया के कल्चर को कई जगह महसूस भी कर रही है। न सिर्फ महसूस कर रही है बल्कि एक तरह की दीवानगी सी देखी जा रही है। युवा, खासकर लड़कियां, आजकल अपने आप को आपको वो कोरिया के गानों पर झूमती मिल जाएंगी। उस संगीत को बाकायदा नाम दे दिया गया है, के पॉप। लोग कोरिया के सीरियल देखते रहते हैं, उनको के ड्रामा कहते हैं, कोरिया की कई गेम खेलते रहते हैं। दीवानगी तक देखी जा रही है। गाजियाबाद की इन बच्चियों के बारे में तो यह बताया जा रहा है कि वो इन गेम और के ड्रामा वगैरह के कोरिया के नामों से वो इतनी जुड़ गई थी कि जब उनके पापा ने उनका फोन बेच दिया तो वो बहुत परेशान हो गई थी। तो उस केस की सच्चाई जो भी हो वो अलग विषय है, लेकिन आखिर ये कोरिया का कल्चर, वहां की संस्कृति इतनी तेजी से भारत में कैसे फैल गई? क्यों हमारे युवा उसके प्रति इतने आकर्षित हो रहे हैं? तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में यह दीवानगी हाल के सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है, और हाल ही के सालों में तेजी से बढ़ी है। और फैक्ट यह है कि यह एक बिल्कुल प्लान के तहत फैलाया गया है। जी, वहां की सरकार का प्लान है ये। वहां की सरकार ने इसको बिल्कुल एक इंडस्ट्री की तरह फैलाया है। ये जो खूबसूरत रिश्ते वहां के ड्रामा में दिखाए जाते हैं, ये जो माहौल वहां के पॉप गानों में दिखाया जाता है, वहां की गेम में जिस तरह की चकाचौंध दुनिया बनाई जाती है, ये सब वहां की सरकार ने एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पर खड़ा किया है। कोरिया ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जब हम कोरिया की बात कर रहे हैं तो ये दक्षिण कोरिया की बात हो रही है। उत्तर कोरिया तो वो किम जोंग उन वाला है, वहां के तो वो एक तरह से तानाशाह हैं और समाज अब भी पुराने ढर्रे पर ही है। ये सब जो दिलफरेब दुनिया दिखाई जाती है वो दक्षिण कोरिया की है। और ये सब बस कुछ ही सालों में देखते देखते दुनिया की आंखों के सामने पूरा संसार गढ़ा गया है। पब्लिक जानती नहीं कि 25-30 साल पहले तक का कोरिया कैसा था। 25-30 साल पहले दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में कोरिया 2 हिस्सों में बढ़ गया। दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1945 में, कोरिया उसके बाद बटा 2 हिस्सों में। 1945 में नहीं बटा, लेकिन उसके बाद बटा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हो गया। दक्षिण कोरिया, जहां से आज के ये के पॉप और के ड्रामा आते हैं, ये बहुत गरीब था। गरीब मतलब बहुत ही गरीब। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुई जो 3 साल चली, लाखों लोग मारे गए, पूरा देश बर्बाद हो गया था। युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया एशिया के सबसे गरीब देशों में एक था। लोग भूखे मर रहे थे, घर नहीं थे, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन सरकारें तानाशाही वाले थीं, राजनीतिक आजादी नहीं थी, प्रेस पर सेंसरशिप, विरोधियों को जेल, यह सब चलता रहता था। इस बीच जापान जो वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो गया था वो तरक्की करता गया और दक्षिण कोरिया गरीब रहा। सिंगापुर भी गरीबी से निकलकर आगे निकल गया, लेकिन दक्षिण कोरिया पीछे रहा। लेकिन वहां के समाज में भी एक तरह से कट्टर अनुशासन था। मेहनत मेहनत मेहनत, परिवार परिवार परिवार, इसके साथ शिक्षा पर ऐसा जोर कि आप जो सोचते हो ना कि भारत में पढ़ाई लिखाई पर मां बाप जोर देते हैं, वहां का सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। बच्चों को 16-16 घंटे किताबों में घुसाकर रखने का कल्चर। और गलती कर दी बच्चे ने तो मारो बेंत पर बेंत, थप्पड़ पर थप्पड़, कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कहते हैं कि लोग अपने बच्चे के स्कूल के मास्टर साहब को भी अपना डंडा देकर आते थे कि अगर हमारा बच्चा ना सीखे ठीक से तो लगा देना दो। लड़कियों पर बेतहाशा सख्ती होती थी। स्कर्ट की लंबाई फैशन के नाम पर आधा इंच भी छोटी की किसी बच्ची ने तो पिटाई कर दी जाती थी। अपनी मर्जी से शादी तो भूल जाओ, परिवार के हिसाब से रिश्ते होते थे और करने पड़ते थे। शहरों में भी
ग्रामीण इलाकों में तो गरीबी थी, किसान गरीब थे, कीमतें सरकार कंट्रोल करती थी। फिर शहरों में फैक्ट्रियां बनी। जापान की तरह आगे निकलने के लिए सरकार ने जोर लगाया, लेकिन मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था। ऐसे माहौल में 1960 से 1980 तक दक्षिण कोरिया ने अपने देश को दुनिया से आगे निकालने की राह पर धकेला और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। सैमसंग, एलजी, ह्युंडई जैसी कंपनियां बनी, लेकिन यह सब सरकार के नियंत्रण में था। कंपनियां तो प्राइवेट थी, लेकिन हो सब कुछ सरकार के नियंत्रण में रहा था। लोगों से दिन रात काम करवाती थी कंपनियां। बहुत ही तनाव का माहौल था। स्कूलों में बच्चे सुबह से शाम तक पढ़ते थे, पूरा दिन। फिर भी नंबर लाने का दबाव इतना होता था कि आज भी कोरिया में बच्चों की आत्महत्याएं सबसे ज्यादा होती। फिल्मों और संगीत पर नियंत्रण होता था इस दक्षिण कोरिया में। कुल मिलाकर समाज कठोर था और बहुत संघर्ष वाला जीवन होता था। फिर 1987 में वहां लोकतंत्र आया। वहां की सरकार में मंथन हुआ कि जापान से आगे कैसे निकलना है, और चीन भी बढ़ने लगा था, तो वो भी चैलेंज था। ताइवान बढ़ रहा था, सिंगापुर बढ़ रहा था। तो सैमसंग, ह्युंडई, एलजी, देवू जैसी मल्टीनेशनल तो कोरिया की बन गई थी, लेकिन कोरिया को और रफ्तार चाहिए थी। तो एक अलग रणनीति की तलाश हुई जो बाकी देशों से अलग हो। तो जवाब पता है कहां से आया? एक फिल्म से, एक हॉलीवुड की फिल्म से। 1993 में हॉलीवुड की फिल्म जुरासिक पार्क रिलीज हुई, तो कोरिया की सरकार को एक बड़ा झटका लगा। क्यों? एक सरकारी रिपोर्ट बनाई गई और प्रेजेंटेशन दी गई राष्ट्रपति किम युंग सैंग को। किम युंग सैम वहां के राष्ट्रपति थे। उसमें उनको बताया गया कि इस एक फिल्म ने, जुरासिक पार्क फिल्म ने, दुनिया भर में इतनी कमाई की जितनी कमाई ह्युंडई कंपनी की 15 लाख कारों के एक्सपोर्ट से हमको होती है। 15 लाख कारों का एक्सपोर्ट और एक फिल्म का एक्सपोर्ट एक बराबर। दक्षिण कोरिया की सरकार ने सोचना शुरू किया कि यह तो अलग ही खेल हो सकता है आगे निकलने का। कोरिया तब अपनी अर्थव्यवस्था को कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री पर टिकाया हुआ था। लेकिन एक विदेशी फिल्म ने अकेले इतना पैसा कमा लिया जितनी उनकी सबसे बड़ी कंपनी लाखों कारें बेचकर कमाती थी। इस एक रिपोर्ट ने पूरी सरकार का रुख पलट दिया। कोरिया की सरकार ने रणनीति बनाई कि कल्चर और एंटरटेनमेंट तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मतलब संस्कृति से दुनिया में प्रभाव और पैसे दोनों कमाने की रणनीति पर काम शुरू किया गया। लेकिन लोगों ने बोला कि हमारा कल्चर तो दुनिया को डरा देगा, यहां तो परिवार ही मिलिट्री की तरह चलते हैं। तो सरकार ने बोला कि अगर इसको इंडस्ट्री बनाना है और दुनिया पर छाना है तो दुनिया के सामने ऐसी तस्वीर खींच डालो कि हमारे परिवार तो खूबसूरत रिश्तों के अल्टीमेट उदाहरण है। इसमें निवेश करना है तो ऐसा निवेश करो जैसा बड़ी इंडस्ट्री में करते हैं। तो 10-20 साल में अगली पीढ़ी बड़ी होगी जो वो दुनिया को दिखाएगी कि कोरिया की जिंदगी से खूबसूरत कोई जिंदगी ही नहीं। इसके बाद कोरिया की सरकार ने कल्चर इंडस्ट्री में भारी निवेश शुरू कर दिया, दबाकर पैसा लगाया। फिल्में, टीवी ड्रामा, संगीत सबको बढ़ावा दिया। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। हॉलीवुड से बेहतर कैमरे, टक्कर वो हॉलीवुड से मानते थे। हॉलीवुड से बेहतर कैमरे, हॉलीवुड से बेहतर तकनीक, एक मिशन की तरह काम हुआ। 1999 में बेसिक लॉ फॉर प्रमोटिंग कल्चरल इंडस्ट्रीज नाम का कानून पास करके यह किया। सरकार ने यूनिवर्सिटियों में कल्चर डिपार्टमेंट खोले, टैक्स में छूट दी, बजट बेतहाशा बढ़ा दिया। 1998 में कल्चर का बजट वहां पर 1 करोड़ 40 लाख डॉलर था। 2001 में उसको 8 करोड़ 40 लाख डॉलर कर दिया, 6 गुना सीधा। के ड्रामा और गाने पॉपुलर होने लगे। पहले एशिया में कल्चर फैला, चीन, जापान, ताइवान में। एक के ड्रामा आया विंटर सोनाटा, उसने 2002 में जापान में धूम मचा दी। फिर के पॉप परवान चढ़ने लगा वो गाने। 2012 में शाय का गंगनम स्टाइल गाना ग्लोबल हिट हो गया। सरकार हर लेवल पर बढ़ावा देती रही। वहां की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म ने कोका नाम का, KOCA, कोका नाम की एजेंसी बना दी, कोरिया क्रिएटिव कंटेंट एजेंसी। वो फंड देती है, इंटरनेशनल प्रमोशन करती है के ड्रामा का, के पॉप का। और आज वहां की कल्चर इंडस्ट्री 8,300 करोड़ डॉलर की बन गई है।
इससे जो टूरिज्म हो रहा है वो अलग, इससे जो वहां के कॉस्मेटिक्स दुनिया भर में फैल रहे हैं वो अलग, दूसरी इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है वो अलग, कोरिया के खाने के रेस्टोरेंट फैल रहे हैं वो सब अलग। अपनी में इंडस्ट्री ये 8,300 करोड़ डॉलर की हो गई, गेम्स की, इवेंट्स की, सबकी एक अलग अलग मल्टीनेशनल इंडस्ट्री खड़ी कर ली है कोरिया ने। देखते देखते 25 साल में कोविड आया तो सरकार ने और पैसा लगाया, क्योंकि उसको लगा दुनिया भर में लोग घर पर बैठे हैं, नेटफ्लिक्स के साथ कोरिया के लोगों ने पार्टनरशिप कर ली। स्क्विड गेम वगैरह आपने भी देखा। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा कोरिया ने यहां तक पहुंचने में जहां वो पहुंचा है, और उनके समाज की जिंदगी की छवि बिल्कुल ऐसी बना दी कि पूरी दुनिया को लगे कि जिंदगी हो तो कोरिया जैसी हो। यह मौका भारत के पास कई बार आया। एक वक्त था कि राज कपूर का आवारा हूं, रूस, चीन, जापान कहां नहीं गाया जाता था। अमिताभ बच्चन के नाम पर विदेशों में टैक्सी वाले किराया नहीं लेते थे। मिथुन चक्रवर्ती के डिस्को डांसर की धूम थी। शाहरुख खान के नाम पर आज भी कई देशों में दीवाने हैं, लेकिन हमने उस नजरिए से अपनी इस ताकत को भुनाया ही नहीं। संस्कृति के एक्सपोर्ट में भारत से ज्यादा किसके पास है दुनिया में संस्कृति? कोरिया की यह कहानी 20-25 साल की है कि अगर एक देश ठान ले तो क्या से क्या नहीं कर सकता। 100 बात की एक बात।